नमस्कार साथियों। क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं द सक्सेशन ऑफ 14th दलाई लामा। इसके ऊपर हम लोग चर्चा इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि आज से लगभग 14 वर्ष पहले 24 सितंबर 2011 को एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग हुई थी हेड्स ऑफ द तिब्बतियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस की, और उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। यानी कि दलाई लामा जो हैं 14th दलाई लामा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट था कि वेदर द इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा शुड कंटिन्यू और नॉट। यानी कि दलाई लामा का इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, इस बात पे डिसीजन होना था। और इसी मीटिंग में एक प्रोसीजर को डिसाइड किया गया था कि फ्यूचर में जो दलाई लामा होगा वो प्रोसेस क्या होगा उस दलाई लामा को चूज करने का, ये भी उस समय डिसाइड किया गया था। यह है एक्स अकाउंट पे दलाई लामा द्वारा किया गया पोस्ट, और इसमें उन्होंने अफर्म किया, यानी कि स्टेटमेंट अफर्मिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा। तो इस तरह से इन्होंने एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया है, और इस स्टेटमेंट में उन्होंने अफर्म किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आई एम अफर्मिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ द दलाई लामा विल कंटिन्यू। तो आइए हम लोग इस वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं और समझते हैं कि ये मामला क्या है और क्या प्रोसेस है दलाई लामा के सिलेक्शन का। 15th दलाई लामा होने वाला है, उसका प्रोसीजर क्या होगा और क्या इशू रहा है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर चाइना का क्या रिएक्शन है, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि भारत के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो पोस्ट किया गया है दलाई लामा के एक्स अकाउंट के द्वारा, उसमें लिखा क्या है। तो उसमें लिखा है 24 सितंबर 2011 को एक मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग थी हेड्स ऑफ द टिबेटियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस की, और उसमें दलाई लामा ने एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट था वेदर द इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा शुड कंटिन्यू। यानी कि दलाई लामा का जो इंस्टीट्यूशन है ये कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने बताया था कि यानी कि 1969 में लगभग लगभग हम लोग कह सकते हैं कि अभी से 50 वर्ष पहले 1970 30 20 लगभग 55 वर्ष पहले जो हैं उन्होंने ये क्लियर किया था कि कंसर्न्ड पीपल, यानी कि दलाई लामा ने कहा था कि जो कंसर्न्ड पीपल हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि वेदर दलाई लामास री इनकारनेशन शुड कंटिन्यू इन फ्यूचर। यानी कि जो तिब्बतियन पीपल हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि दलाई लामा का इंस्टीट्यूशन या फिर इनका जो री इनकारनेशन है वो कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा फ्यूचर में। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो 90 वर्ष के हो जाएंगे, तो 90 वर्ष के अभी ये 6 जुलाई का 6 जुलाई 2026 को दलाई लामा 90 वर्ष के हो जाएंगे। तो 6 जुलाई को ये 90 वर्ष के हो जाएंगे। तो इसलिए ये मुद्दा अभी उठा है कि हो सकता है कि अब हमें जो 15th दलाई लामा है वो हमें मिल जाए। तो उन्होंने कहा था कि जब वो 90 वर्ष के हो जाएंगे तो वो कंसल्ट करेंगे। किनसे कंसल्ट करेंगे? हाई लामास जो हैं तिब्बतियन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस का, उनसे कंसल्ट करेंगे। तिब्बत के जो पब्लिक है उनसे कंसल्ट करेंगे, और जो भी कंसर्न्ड पीपल हैं जो तिब्बतियन बुद्धिज़्म को फॉलो करता है वो लोग, उन लोगों से कंसल्ट करेंगे ये। और कंसल्ट करने के बाद री इवेलुएट किया जाएगा कि वेदर और नॉट द इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा शुड कंटिन्यू। यानी कि दलाई लामा का इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर री इवेलुएशन होगा। और इसके बाद मतलब ये चीज़ तो उस समय उन्होंने बोला था। किस समय? यानी कि 1969 में ये स्टेटमेंट दिया गया था। इस तरह का उन्होंने बताया था कि जब वो 90 वर्ष के हो जाएंगे तो इस तरह का चीज़ किया जाएगा, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है दलाई लामा का उसको कंटिन्यू रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो फर्दर क्या होता है कि
2011 के बाद यानी कि 2011 में जो मीटिंग हुई थी हेड्स ऑफ द तिब्बतियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस की, उसके बाद जो है किसी तरह का कोई पब्लिक डिस्कशंस नहीं होता है। और फिर क्या होता है कि लास्ट 14 ईयर्स लीडर्स ऑफ तिब्बत स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, मेंबर्स ऑफ तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एक्साइल, participants in a special general body meeting, members of the Central Tibetan Administration, NGOs, Buddhist from Himalayan region, Mongolia, Buddhist Republic of the Russian Federation and the Buddhist in Asia including mainland China। तो इन सभी लोगों ने उन्हें लिखा है, किन्हें लिखा है? दलाई लामा को लिखा है, पत्र लिखा है उन्होंने। हाँ, और उन्होंने विद रीजंस बताया है और उनसे रिक्वेस्ट करा है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है दलाई लामा का वो कंटिन्यू किया जाना चाहिए। और इन पर्टिकुलर दलाई लामा ने मैसेज भी रिसीव किया है थ्रू वेरियस चैनल्स फ्रॉम तिब्बतियंस लोगों से इन्हें मैसेज भी मिला है इन तिब्बत, मेकिंग द सेम अपील। इसी तरह का अपील किया गया है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा है वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो इसलिए इन सभी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए दलाई लामा जो अभी के हैं यानी कि 14th दलाई लामा जो हैं उन्होंने अफर्म किया है, 14th दलाई लामा ने ये अफर्म किया है दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा विल कंटिन्यू। ये जो दलाई लामा का इंस्टीट्यूशन है ये कंटिन्यू करेगा, यानी कि अब हमें 15th दलाई लामा मिल जाएगा। तो 15th दलाई लामा मिलने का जो प्रोसीजर है, द प्रोसेस बाय विच फ्यूचर दलाई लामा इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड हैज़ बिन क्लियरली एस्टेब्लिश्ड इन द, ये जो 24 सितंबर 2011 को जो स्टेटमेंट दिया गया था उस स्टेटमेंट में ये बताया गया था कि हमारा फ्यूचर दलाई लामा कौन होने वाला है, यानी कि 15th दलाई लामा का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा ये कैसे होगा, उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो 24 सितंबर 2011 का जो स्टेटमेंट था उसके अनुसार जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा फॉर डूइंग सो विल रेस्ट एक्सक्लूसिवली विद द मेंबर्स ऑफ गदेन फोद्रंग ट्रस्ट। ये जो गदेन फोद्रंग ट्रस्ट हैं इनके पास ये एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। और ये क्या है? ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑफिस हैं दलाई लामा का, जो हिज होलीनेस दलाई लामा है उनके ऑफिस हैं। तो उनके ऑफिस के पास ये एक्सक्लूसिव राइट्स हैं कि फ्यूचर दलाई लामा को किस प्रकार से रिकॉग्नाइज किया जाएगा और वो प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसेस डिसाइड करने का भी राइट्स इन्हीं के पास हैं। ये लोग कंसल्ट करेंगे वेरियस हेड्स ऑफ द तिब्बतियन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से एंड द रिलायबल ओथ बाउंड जो धर्मा प्रोटेक्टर्स हैं उनसे ये कंसल्ट करेंगे और कंसल्ट करके ये लोग कैरी आउट करेंगे द प्रोसीजर ऑफ सर्च एंड रिकॉग्निशन इन अकॉर्डेंस विद पास्ट ट्रेडिशंस। पास्ट में जो ट्रेडिशंस चला आ रहा है दलाई लामा को सेलेक्ट करने का, तो रिकॉग्नाइज करने का, दलाई लामा को रिकॉग्नाइज करने का, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसीजर जो भी डिसाइड होगा उसको कैरी आउट किया जाएगा। और दलाई लामा ने यानी कि जो ये 14th दलाई लामा है प्रेजेंट में, तो इन्होंने अफर्म किया है कि ये जो राइट्स हैं यानी कि ये जो सोल अथॉरिटी है, किस चीज़ की सोल अथॉरिटी? ये जो फ्यूचर री इनकारनेशन होगा दलाई लामा का, इनको रिकॉग्नाइज करने का जो सोल अथॉरिटी है वो गदेन फोद्रंग ट्रस्ट के पास है। इसके अलावा किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है, यानी कि नो वन एल्स हैज़ एनी सच अथॉरिटी टू इंटरफेयर इन दिस मैटर। इस मैटर में इंटरफेयर करने का किसी के पास भी कोई अधिकार नहीं है। ये मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अफर्म कर दिया गया है, सुनिश्चित कर दिया गया है। तो हम लोग जो बीच बीच में चाइना का इंटरवेंशन सुनते आते हैं, देखते आते हैं कि ये जो 15th दलाई लामा होगा, ये 15th दलाई लामा के रिकॉग्निशन में चाइनीज़ गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है। तो इसको भी इन्होंने पूरे तरीके से खंडित करते हुए बता दिया है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास किसी तरह का कोई राइट्स नहीं है। तो अभी के लिए अगर हम लोग देखें तो जैसे ये जो प्रेजेंट में तिब्बतियन गवर्नमेंट है वो हमारे देश यानी कि हमारा देश जो भारत है, भारत के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नाम का एक जगह है। वहाँ पर
शुरू हो गया है 15वें तिब्बती धार्मिक सम्मेलन। और इसी मौके पर दलाई लामा की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि दलाई लामा की संस्था भविष्य में जारी रहेगी या नहीं रहेगी। तो अभी हम लोग जस्ट देखे उनके पोस्ट के जरिए कि उन्होंने अफर्म कर दिया है, और यानी कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनके देहांत के बाद उनका उत्तराधिकारी का चयन भी तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार ही किया जाएगा। तिब्बत और जो बौद्ध धर्म के चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दलाई लामा ने ये स्पष्ट रूप से कहा है, यहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उनके उत्तराधिकारी के चयन में चीन की कोई भूमिका नहीं होने वाली है। जैसा अभी जस्ट हम लोग देखे कि ये जो सोल अथॉरिटी हैं इनको रिकॉग्नाइज करने का वो गदन फॉदरंग ट्रस्ट के पास है, ना कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास। यानी कि उनके उत्तराधिकारी के चयन में चीन की कोई भी भूमिका नहीं हो सकती है, और अगर चीन ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल के थ्रू। और इस पर चीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन का तो रिएक्शन आना वाजिब है, और वो तो अपना रिएक्शन देगा ही। चीन का कहना है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। ये केंद्र सरकार कौन है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? ये चाइनीज़ गवर्नमेंट है। यानी कि ये चाइनीज़ गवर्नमेंट से इन्हें परमिशन लेना होगा। ये 15th दलाई लामा जो होने वाले हैं, तो ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा, उनसे मंजूरी लेनी होगी। और चीन की जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उनका एक बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि दलाई लामा के पुनर्जन्म को चीनी कानूनों और नियमों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों और ऐतिहासिक परंपराओं का भी पालन करना होगा। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है। और अभी जो हमारे देश में धर्मशाला है वहाँ स्थित दलाई लामा लाइब्रेरी एंड आर्काइव में 3 दिवसीय धार्मिक सम्मेलन शुरू हुआ है, जिसमें तिब्बती बौद्ध धर्म की जो विभिन्न परंपरा हैं उनके प्रमुख लामा, तिब्बती संसद, सिविल सोसाइटी संगठन और दुनिया भर से आए तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो अ, अभी तो ये चल रहा है। और जो 14th दलाई लामा है, 14th दलाई लामा का ये नाम हो जाता है, इधर हम लोग देख सकते हैं ये 14th दलाई लामा हो गए। अभी जो प्रेजेंट में दलाई लामा है ही इज़ द 14th दलाई लामा। और 14th दलाई लामा की बात करें तो इनका नाम जो है, नाम इनका तेंजिंग ग्यात्सो है। इनका नाम तेंजिंग ग्यात्सो है। और उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से बताया है कि वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के चयन की जिम्मेदारी गदेन फोडंग ट्रस्ट को सौंपी है। उन्होंने दोहराया है कि अगला दलाई लामा की पहचान और मान्यता की पूरी प्रक्रिया का अधिकार केवल ट्रस्ट के पास है। यानी कि जो प्रोसीजर हैं उस प्रोसीजर के बारे में इन्होंने बताया है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इनका पूरा अधिकार किनके पास है? इनका पूरा अधिकार ट्रस्ट के पास है। कौन सा ट्रस्ट है? गदेन फोदंग ट्रस्ट उनके पास है। और उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि कोई अन्य व्यक्ति, संगठन या सरकार इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसमें उन्होंने पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और दलाई लामा ने यह भी कहा है कि ट्रस्ट के अलावा कोई और अगले दलाई लामा की नियुक्ति नहीं कर सकता है। इस घोषणा से उन चर्चाओं पर भी विराम लग गया है जिनमें यह कहा जा रहा था कि चीन मौजूदा दलाई लामा की मौत के बाद 15वें दलाई लामा की नियुक्ति कर देगा। दलाई लामा ने अपने वीडियो संदेश में ये कहा है कि 1969 में ही उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि संस्था को जारी रखने का निर्णय संबंधित लोगों को करना चाहिए। और पिछले 14 वर्षों में उन्होंने दुनिया भर से, विशेषकर तिब्बत से संस्था को जारी रखने के आग्रह मिले हैं। और इसी संबंध में जो है आगे उन्होंने स्पष्ट किया है, जो तिब्बतियन लोगों के द्वारा, तिब्बतियन पब्लिक है उनके द्वारा जो स्पष्ट करा गया है कि उन्हें कंटिन्यूएशन चाहिए। जो प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन है दलाई लामा का उनका कंटिन्यूएशन चाहिए, तो उन्होंने उनको कंटिन्यू करने का भी, कंटिन्यू रखने का उन्होंने अफर्मेशन दे दिया है। और कार्यक्रम के दौरान जो है सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के नेता एक हैं पेनपा शेरिंग, उन्होंने धर्मशाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन पर यह आरोप लगाया है कि वह दलाई लामा के उत्तराधिकारी को राजनीतिक हथियार बना रहा है।
उनका कहना है कि चीन इस परंपरा को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और जो पूरी तरह से निंदनीय है और ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है और हम इसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। उनका ये भी कहना है कि वर्तमान में चीन सरकार की नीतियाँ तिब्बत की पहचान, उनकी भाषा, उनके धर्म को मिटाने की कोशिश कर रही है और शी जिनपिंग की जो सरकार है वो तिब्बती लोगों की संस्कृति और धार्मिक जड़ों को भी निशाना बना रही है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है। इससे पहले अगर हम लोग देखें तो ये जो 14 दलाई लामा है, 14 दलाई लामा के के एक किताब आए थे, तो उस किताब में उन्होंने कुछ लिखा था। तो ये जो मौजूदा दलाई लामा है, 6 जुलाई यानी कि जो अभी आने वाला 6 जुलाई है 2026, उस दिन ये 90 वर्ष के हो जाएंगे और इसके बाद उनके उत्तराधिकारी पर निर्णय संभव हो सकेगा। और इस साल मार्च में प्रकाशित हुई दलाई लामा की एक किताब थी, वॉइस फॉर दी डायसलेस। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, वॉइस फॉर दी डाइसलेस। तो इस किताब में उन्होंने लिखा है कि उनका पुनर्जन्म चीन के बाहर एक स्वतंत्र दुनिया में होगा जहां तिब्बती बौद्ध धर्म की स्वतंत्रता बनी रहे। उन्होंने लिखा है कि उनके पुनर्जन्म का उद्देश्य उनके कार्य को आगे बढ़ाना है। इसलिए नया दलाई लामा एक स्वतंत्र दुनिया से होगा, यानी कि एक स्वतंत्र दुनिया में जन्म लेगा ताकि वह तिब्बती बौद्ध धर्म का नेतृत्व और तिब्बती लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक बन सके। किताब में कही बातों पर चीन की ओर से भी प्रतिक्रिया आई थी और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि किताब में लिखे बयान को उन्होंने खारिज किया था और साथ ही कहा था कि दलाई लामा को तिब्बती लोगों का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रवक्ता का कहना है कि बुद्ध की वंशावली चीन के तिब्बत में विकसित हुई है और इस हिसाब से उनके उत्तराधिकारी का चयन भी चीनी कानून और परंपराओं के अनुसार ही होगा। और उन्होंने दावा किया है कि साल 1793 में किंग राजवंश ने गोल्डन अर्न प्रक्रिया शुरू करी थी और उसके तहत चीन को ही दलाई लामा के उत्तराधिकारी को मंजूरी देने का अधिकार है। हालांकि तिब्बती समुदाय और दलाई लामा ने चीन के इस दावे को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि गोल्डन अर्न प्रक्रिया जो पहले हुआ करती थी वो केवल 11वें और 12वें दलाई लामा के लिए उपयोग की गई थी। तो अभी जो उपयोग में लाया जा रहा है वो है 9वें, 13वें और 14वें दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया में गोल्डन अर्न का उपयोग नहीं किया जाता है। तो अभी जो है अभी दूसरी प्रक्रिया है और दूसरी प्रक्रिया में जो वहाँ का जो ये ट्रस्ट है, गदेन फादरंग ट्रस्ट, तो इनके पास ये अधिकार हैं, इनके पास ये सोल अथॉरिटी है। तो तो ये मामला था। और अभी अगर हम लोग देखें तो ये जो प्रोसेस है दलाई लामा को चूज़ करने का, इस प्रोसेस में अगर ऐसा हो जाए कि मोर देन वन कैंडिडेट को अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो जो ट्रू सक्सेसर होंगे उसको ढूंढा जाएगा इनके ऑफिशियल्स के द्वारा और इनके मॉन्क्स के द्वारा। ड्राइंग लॉट्स इन पब्लिक सेरेमनी में जो है वो लॉट्स ड्रॉ किए जाएंगे और उसमें जिनका भी नाम आएगा उसके थ्रू जो है ट्रू सक्सेसर का चयन किया जाएगा। और जो सेलेक्टेड चाइल्ड होंगे वो काफ़ी यंग होंगे और उसको इस देन रिकॉग्नाइज्ड एज द री इनकारनेशन ऑफ दलाई लामा, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा दलाई लामा के री इनकारनेशन के रूप में। और फिर रिगरस स्पिरिचुअल और इस एजुकेशनल ट्रेनिंग इन्हें दी जाएगी और दोनों स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडरशिप के रोल में ये दलाई लामा होते हैं। और जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इट प्लेस ए क्रूशियल रोल इन तिब्बतियन कल्चर एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। और इस प्रोसेस में कई साल का वक्त भी लग सकता है, इट कैन टेक सेवरल ईयर्स। और जो 14th दलाई लामा यानी कि करंट में जो दलाई लामा है उनको ढूंढने में 4 वर्ष का समय लगा था। सर्च जो है यानी कि ये जो खोजबीन है
ये जनरली लिमिटेड होता है तिब्बत तक ही। हालांकि जो करंट दलाई लामा है उन्होंने ये कहा है कि देयर इज अ चांस दैट ही विल नॉट बी रीबॉर्न एंड दैट इफ ही इज तो इट विल नॉट बी इन अ कंट्री अंडर चाइनीज रूल। तो ये कोई स्वतंत्र देश हो सकता है, जैसा कि हम लोग अभी जस्ट देखे। तो ये पूरा प्रोसीजर था और ये पूरा इश्यूज था तिब्बत को लेकर के। तो साथियों, ये है आज का हमारा वीडियो। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता अगर तिब्बत के पास्ट को यानी कि उनकी हिस्ट्री को अगर हम लोग देखते, तो उनकी हिस्ट्री को हम लोग एक नए वीडियो में डिटेल में चर्चा कर लेंगे कि तिब्बत के साथ क्या इशू है। तिब्बत चूँकि एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था एक समय में, और फिर हम लोग देखते हैं बाद में ये चाइनीज़ रूल के अंडर आ जाता है, चाइना इनके ऊपर कब्जा कर लेता है। तो व्हाट वाज द इशू, व्हाट वाज इट्स हिस्ट्री, तो वी विल डिस्कस इट इन अ सेपरेट वीडियो। सो गाइस, थैंक यू। जय हिंद।